हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था टाइम सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। इसमें भी 2 से 3 वीडियोस जा सकती हैं क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बिकॉज फॉर्मूलेज बहुत सारे हैं, इसमें टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परपेचुटी से। तो देखो, आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत बेसिक आता हो, बट फिर भी मैं आपको सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, परपेचुटी। ठीक है, परपेचुटी। ठीक है। अगेन मैं अभी मेरे को बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई नहीं है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना, हो सकता है मेरी राइटिंग और इनमें प्रॉब्लम होगी। तो देखो, परपेचुटी में क्या होता है, यहाँ पे हमारा परपेचुटी एन्युटी की तरह होता है जो हमने क्लास 11th में पढ़ा था। बस क्या होता है, यहाँ पे हम कोई एक पेमेंट स्टार्ट करते हैं, मंथली, सेमी एनुअली या क्वार्टरली, और ये हमारी क्या होती है, फॉर एवर चलती रहती है। ठीक है। तो ये होता है मेरे पास परपेचुटी। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं डायरेक्ट फॉर्मूलाज एंड फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, यहाँ पे ना हमारे दो टाइप की परपेचुटी होती है। ठीक है। एक होती है जब हमारा पेमेंट हो, पेमेंट पेमेंट डन एट द एंड, डन एट द एंड, एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, एंड ऑफ द पीरियड। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिकली गिवन होता है। तो ये हो जाता है पी आर अपॉन में आई। ठीक है। वेर देखो, आर ना हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि आर क्या होता है। आप जब भी परपेचुटी का क्वेश्चन रीड करो और वहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट में ऐसे लिखा हो कि 6,000 इज पेबल एट द एंड ऑफ 10, एट द एंड ऑफ 6 मंथ, 400 रुपीज़ इज पेबल एट द एंड ऑफ एवरी सेमी एनुअली, या ऐसे, तो इसका मतलब जिस भी नंबर के पीछे ये आ जाए कि ये इतने दिनों बाद पे होता है, तो वो आर हो जाता है। आर जो होता है ना, वो हमेशा इक्वल अमाउंट्स होता है। क्या होता है, इक्वल अमाउंट होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। एक होता है जब जो पेमेंट है वो कहाँ हो जाए, हमारे बिगनिंग, बिगनिंग में पेमेंट हो। ठीक है। एक सेकेंड, ये ना बिगनिंग की स्पेलिंग गलत है, ये हो जाए बी ई जी, हाँ। ओके, जब भी आपकी पेमेंट बिगनिंग में हो, तो ये हमारा क्या बन जाता है, परपेचुटी। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, सेम ऊपर जैसे, बस एक आर प्लस आर अपॉन में आई हो जाता है। ठीक है। जहाँ पे हमेशा याद रखना, आई विल ऑलवेज चेंज। ये होता है आर, परसेंट होता है, तो परसेंट अपॉन में 100 इंटू में के होता है। एंड यू नो दिस कि इस के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू 2 होगी। जब पेमेंट कब होगी, सेमी एनुअली, सेमी एनुअली। ठीक है। सिमिलरली इस के की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी अगर पेमेंट जो भी है वो क्वार्टरली हो रही है, क्वार्टरली पेमेंट हो रही है। एंड सिमिलरली के की वैल्यू 12 अगर पेमेंट क्या हो रही है, मंथली हो रही है, पेमेंट इज मंथली। एंड के की वैल्यू 1 अगर ईयरली पेमेंट हो रही है। तो क्वेश्चन में गिवन होता है कि कंपाउंडेड पेमेंट एट दी एंड, ये वाली चीज़ें। ठीक है। तो यहाँ तो ये तो था हमारा परपेचुटी, जहाँ पे आपको सिर्फ 2 फॉर्मूला लर्न करना है। तो एक बार मैं मार्क कर देती, एक तो ये वाला फॉर्मूला लर्न रखना है। ठीक है। एंड एक आपको ये वाला फॉर्मूला लर्न रखना है। क्लियर। नाउ मूव करते हैं सिंकिंग फंड पे। अब देखो, सिंकिंग फंड क्या होता है। सिंकिंग फंड में ना, जैसे नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा अमाउंट जो आगे जाके ना, डूबना, डूबना नहीं कहेंगे, आगे जाके हम यूज़, कोई फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि हाँ मुझे आगे जाके अगर कोई मशीन खरीदनी है या फिर बच्चे की पढ़ाई में लगाना है, तो जो फ्यूचर में यूज़ होने वाला पैसा है जो 100% यूज़ होगा ही, तो वो हमारा क्या हो जाता है, सिंकिंग फंड हो जाता है। तो डिटेल में ना जाके डायरेक्टली मैं फॉर्मूला डिस्कस करती हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है ए आर, ठीक है, ब्रैकेट में 1 + i⁻n-1 अपॉन में क्या होता है, आई होता है। ठीक है। अब ये ए क्या होता है, ए जो होता है ना, फ्यूचर अमाउंट जो आपको फ्यूचर में चाहिए, जिसके लिए आप क्या कर रहे हो, अभी से पेमेंट करना शुरू कर रहे हो। और आर क्या होता है, आर वही आपका पीरियोडिक अमाउंट होता है, और ये फिक्स्ड होता है, ऐसा नहीं कि बार बार चेंज होगा। आर जो होगा वो आपका इक्वल अमाउंट होगा, जो हर महीने में या फिर 2 महीने, 6 मंथ्स में, क्वार्टरली या फिर ईयरली आप ऐसे पेमेंट कर रहे हो। तो ये आर जो होगा वो आपको याद रखना इक्वल अमाउंट होगा। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, कई बार क्या होता है, ये जो ए होता है फ्यूचर अमाउंट, आप कैसे बोल देंगे कि कोई इंसान है जिसको मशीन खरीदनी है। ठीक है। मशीन, और पुरानी मशीन को बेच के उसको 50,000 मिल रहे हैं, और जो नई मशीन है वो है 3 लाख की। तो इस जब भी क्वेश्चन में सैल्वेज वैल्यू का या स्क्रैप वैल्यू का हो, तो आपको क्या करना है, जो अमाउंट निकालोगे वो हमेशा कैसे निकालोगे, जो भी आपको मशीन का प्राइस है, मशीन का प्राइस, न्यू मशीन का प्राइस, न्यू वाला, ऑलवेज रिमेंबर न्यू, उस न्यू में से क्या करोगे, हमेशा सैल्वेज वैल्यू क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो ये हमारा क्या है, सिंकिंग फंड है। ठीक है। नाउ मूव करते हैं ईएमआई पे। तो देखो, ईएमआई के तो बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं।
ईएमआई का खुद का फॉर्मूला है, फ्लैट रेट है, देन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो वो आई होप आप कर लेना, क्योंकि ना उसके 4-5 फॉर्मूले। तो मैं जो मेन फॉर्मूला जो यूजुअली यूज़ होता है, जैसे फ्लैट रेट मेथड हो गया और हमारा क्या हो गया रिड्यूसिंग, तो वो मैं डायरेक्टली आपको ईएमआई के फॉर्मूला लिख देती हूँ। नाउ ईएमआई में हमारे पास दो टाइप के मेथड है। तो ईएमआई में एक बहुत पूछा जाता है, एक तो हमारे पास फ्लैट रेट मेथड, फ्लैट रेट मेथड, ठीक है, और एक होता है रिड्यूसिंग बैलेंस में। ज़्यादातर ना ये ईएमआई पूछ तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन ये ईएमआई की फॉर्मूला मैं लिखूंगी, बाकी आप एमएल अग्रवाल से देख लेना। देखो फ्लैट रेट में ना फॉर्मूला क्या होता है ईएमआई का, सिंपल सा फॉर्मूला, ईएमआई इज इक्वल्स टू पी अपॉन में, देखो वैसे तो पी प्लस पी एन आई अपॉन में ऐसे होता है, पी प्लस पी एन आई अपॉन में एन होता है, लेकिन मैं हमेशा क्या कहती हूँ, उसको जितना शॉर्ट लिखोगे उतना ज़्यादा सॉल्व करना आसान होगा। तो ये रहा पी, मैं दोनों ऊपर से कॉमन ले रही हूँ, और नीचे एन, और यहाँ क्या बच गया आपके पास, वन प्लस क्या बचेगा, एन कॉमन ले लेंगे तो वन प्लस एन आई बच जाएगा, ठीक है, एन आई, ये हो गया हमारा। अब एक चीज़ ना याद रखना, मैं अभी ऊपर परपेचुटी में बताना भूल गई। दो, एक तो परपेचुटी के क्वेश्चन में, ठीक है, और एक ईएमआई जो फ्लैट रेट का क्वेश्चन है, फ्लैट रेट वाले में, इस केस में ना जब भी आप आई निकालते हो, आई जो हम हमेशा निकालते हैं आर अपॉन में 100 इंटू के डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है, ये हमेशा ना फ्रैक्शन में रखना, कभी भी डेसिमल में मत रखना। हमेशा फ्रैक्शन में अगर 2/3 आ रहा है तो 2/3 रखना, 1.5 मत करना, इससे क्या होगा, क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका फ्लैट रेट में, फ्लैट रेट में यही एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास रिड्यूसिंग रेट, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ओके। तो इस केस में क्या करना है, मैं इसमें 5 फॉर्मूला है, प्रिंसिपल के लिए, इंटरेस्ट के लिए, टोटल ईएमआई, वो सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न करना है, ठीक है। मैं अभी सिर्फ ईएमआई का फॉर्मूला बता रही हूँ, अगर क्वेश्चन में आएगा तो मैं लिख दूंगी। देखो ईएमआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आई इंटू 1 + i⁻n अपॉन में 1 + i⁻n -1, ठीक है। एक ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला तब यूज़ करोगे, ये तभी यूज़ करोगे जब आपको हिंट में एन जो पावर है वो क्या गिवन होगी, पॉजिटिव में गिवन होगी। बट अगर हिंट में पावर एन नेगेटिव गिवन है, तो इसी फॉर्मूला को क्या यूज़ करोगे, पी इंटू आई, और देखो यहाँ से ये जो 1 + i है ना, ये गायब हो जाता है, वो एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, वो समझा दूंगी मैं अभी। वन, यहाँ से ये वन माइनस में 1 + i⁻n, ये कब यूज़ करेंगे, ये तब यूज़ करेंगे जब हिंट में आपको n क्या दे रखा होगा, नेगेटिव पावर गिवन हो, नेगेटिव पावर गिवन हो, ठीक है। तो मैं आपसे हमेशा बोलूँगी या तो ये यूज़ याद कर लो या फिर ये याद कर लो। अच्छा ये आया कैसे, मैं ये समझा देती हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें क्या क्या होता है, जैसे हमारे पे ये गिवन है ना, p इंटू आई इंटू 1 + i⁻n अपॉन में 1 + i⁻n -1, ये गिवन है। देखो हम ना एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले ना ये जो है ना 1 + i⁻n, इसको यही रहने दो, यहाँ नीचे वाले से मैं 1 + i⁻n क्या कर लूँगी, कॉमन ले लूँगी, तो ये हो जाएगा p इंटू आई इंटू 1 + i⁻n, नीचे से कॉमन ले लो, तो 1 + i⁻n कॉमन लोगे तो यहाँ तो 1 बच गया, माइनस में जब यहाँ कुछ नहीं है 1 + i⁻n तो क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है, तो 1 + i⁻ क्या आ गया, n, ये। अब देखो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसे क्या लिख सकते हैं, p इंटू आई अपॉन में 1 माइनस, जब इस पावर को ऊपर ले जाते हो तो पावर क्या बन जाता है, नेगेटिव में, 1 + i⁻ -n। तो ये इस तरीके से फॉर्मूला है। तो आई वुड सजेस्ट ये याद कर लो या ये याद कर लो, दोनों याद हो जाए तो और भी बेटर है, एग्जाम में ना ये निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो था आपको कि एक्सप्लेनेशन की कि ये फॉर्मूला क्यों आता है, ओके। बाकी जो रिड्यूसिंग बैलेंस के 4-5 मेथड है वो आप खुद लर्न करोगे, डन। अब हम डिस्कस करते हैं कैगर, ठीक है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, कंपाउंड कैगर। कैगर का तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है, जब भी आपको कैगर निकालना हो तो क्या करते हैं हम, फ्यूचर वैल्यू अपॉन में इनिशियल वैल्यू के पावर 1/n माइनस में 1, कुछ बुक में यहाँ पे 100% होता है, कुछ नहीं होता, तो मैं इस केस में क्या बोलती हूँ, आप या तो अगर ये फॉर्मूला यूज़ करना है तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि कैगर इज़ 8%, लेट्स से कैगर 8% है, तो यहाँ पे सिर्फ कैगर लिख रहे हो, परसेंटेज नहीं है, तो यहाँ पे क्या करोगे, 8 अपॉन में 100 ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे।
तो बस इतना याद रखना। तो एक ही फॉर्मूला याद रख लो, बस यहाँ याद रखना कि अगर 8% है तो आप 8 नहीं लिखोगे, आप 8/100 करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो कैगर में हमारे पास सिर्फ यही फॉर्मूला है। अब आते हैं डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन, तो देखो डेप्रिसिएशन तो सबसे आसान टॉपिक है, तो आप लोग अकाउंट्स में भी करते हो। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन निकालना सीखते हैं, एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल एनुअल डेप्रिसिएशन, ठीक है, ये डी से लिख रही हूँ। तो एनुअल डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, सी डी ये सब करके मैं डायरेक्टली इंग्लिश वाले में लिख देती हूँ ताकि याद है। आपको कोई भी ओरिजिनल कॉस्ट दे रखा है एसेट का, तो ओरिजिनल कॉस्ट में से क्या माइनस करोगे, उसकी स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, या सैल्वेज वैल्यू गिवन है तो वो स्क्रैप वैल्यू अपॉन में कितने सालों में हुआ है, अपॉन में है। तो ये करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एनुअल आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है बुक वैल्यू। book value at the end of 3 years, at the end of 4 years, तो book value at the end of t years, t years। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट में से, ओरिजिनल कॉस्ट में से आपको क्या माइनस करना है, माइनस टी, जितने साल बाद पूछा है टी इंटू में एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक फॉर्मूला जो डेप्रिसिएशन में, ये सब तो याद रखते हैं, ये भी याद रखते हैं, ये भी याद रखते हैं, लेकिन एक जो हर बार ना बच्चे भूल जाते हैं और कई बार फिर यहाँ से क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है, सीयूटी का ही क्वेश्चन है, जिसमें एनुअल डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन रेट से क्वेश्चन पूछा है, डेप्रिसिएशन रेट। ठीक है, इसको हम कई बार ये लिख देते हैं D%, मतलब एनुअल डेप्रिसिएशन परसेंट। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, देखो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हुआ है, एनुअल डेप्रिसिएशन अपॉन में टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन इंटू में 100%। अब ये कैसे निकालते हैं, देखो एनुअल डेप्रिसिएशन तो आपको निकालना आता है डी से, और टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन क्या निकालोगे, ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट में से जो स्क्रैप वैल्यू आई है, स्क्रैप वैल्यू, ये क्या बताता है, ये बताता है कि पूरा जो प्रोडक्ट है वो कितना डिप्रिशिएट हुआ है, इंटू में 100%। ठीक है, तो यहाँ मैंने सारे फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए, अगर कोई मिस हो गया होगा तो मैं आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें डिस्कस करती जाऊंगी। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन से। ओके, एक ना नॉमिनल रेट का फॉर्मूला बच गया था हमारा, नॉमिनल रेट, नॉमिनल रेट। ठीक है, नॉमिनल रेट और एक होता है डिक्लेयर, नॉमिनल और इफेक्टिव रेट, और एक होता है इफेक्टिव रेट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला आर ई इज इक्वल्स टू 1+R/100 इंटू के होल की पावर के -1। और ये के बिल्कुल वही है जो हमने पीछे डिस्कस किया है, सेमी एनुअली होगा तो 2, क्वार्टरली होगा तो 4, और मंथली हुआ तो 12, ऐसे होने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, नॉमिनल और एक है हमारा इफेक्टिव रेट। आप लोगों को आई नो ये मीनिंग पता होगा, क्योंकि अब तो यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, डीप डाउन इन सारे चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक, तो ये हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्टिव रेट विच इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो हमसे ना इफेक्टिव रेट का इन्होंने पूछा है, तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला अभी हम पढ़ के आए, क्या होता है, आर ई इज इक्वल्स टू 1+R/100 इंटू के होल टू द पावर के -1, राइट। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि इफेक्टिव रेट निकालना है किसके, 10% पर ऑनर सेमी एनुअली के लिए। तो इसका मतलब आर हमें क्या दे रखा है, 10% दे रखा है, और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है, सेमी एनुअली बोल रखा है, राइट। सेमी एनुअली का मतलब क्या हो गया कि के वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अब जस्ट यहाँ पे पुट कर देते, ये हो जाएगा हमारे पास 1+R कितना है हमारे पास 10 अपॉन में 100 इंटू के वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन होल टू द पावर 2 -1। तो ये 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 0.5, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.05 होल के पावर 2 -1। अब 105 को और 105 को मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आंसर आएगा, 5×5 = 25, और 5×25, और ये आ गया 1, फिर 0 0 0, फिर ये आ जाएगा 501। सो व्हाट इज द आंसर, 5, यहाँ से 2 आ गया, ये यहाँ पे 5 आएगा ना, सॉरी। ठीक है, 5 5 कितना हो गया, 10, और यहाँ से 1 1 1 0 2 5 आ गया। तो ये 1 1 0 2 5, और डेसिमल कितने 4 पॉइंट के बाद लग जाएगा, तो ये डायरेक्टली आ गया 1.1025 और माइनस में 1, तो ये आ गया हमारे पास 0.1025।
लेकिन परसेंटेज में लिखना होता है तो परसेंटेज में क्या करते हैं, इस वाले जो डेसिमल को ना एक दो बार शिफ्ट कर दो, ठीक है। दो बार शिफ्ट करोगे तो क्या आ गया 10.25 और शिफ्ट करने के बाद लगाते हैं परसेंटेज। सो व्हाट इज द आंसर, 10.25% इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 तो डायरेक्टली फॉर्मूले पे बेस्ड है। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी पेबल एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड व्हेन द मंथ, तो कहाँ एंड में पे कर रहे हैं, एंड में पे करते तो क्या फॉर्मूला होता है, आर अपॉन आई। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो आप इस तरीके से डायरेक्टली हिंट को देखकर भी सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। तो अब अगर क्वेश्चन आया क्या अगर का जिसमें ये गिवन होगा, हमें 1.6 की पावर ये ऐसे कुछ हिंट गिवन होगी, तो हम डायरेक्ट उसको विद द हेल्प ऑफ हिंट करेंगे, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, ताकि हम प्रैक्टिस में आ जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज द डिक्लेयर रेट ऑफ रिटर्न कंपाउंडेड सेमी एनुअली, ठीक है, विच इज इक्वल टू 10.25% इफेक्टिव। अब यहाँ पे ना आपसे इफेक्टिव रेट की जगह क्या पूछा इन्होंने, डिक्लेयर रेट। डिक्लेयर रेट मतलब जैसे अगर कोई भी बैंक में जाते हो तो वो बोलते हैं कि हम आपको 10% पर एनम देंगे, लेकिन अगर वही चीज़ आप पर हर सेमी एनुअली करने लग जाते हो तो वो जो 10% पर एनम है ना वो रहता नहीं है, 10.25 इस तरीके से रेट परसेंट लगने लग जाता है, क्योंकि आप हर 6 महीने में क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो उस हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। मतलब पूरे एक साल को वो 2 बार में डिवाइड कर देते हैं। तो वो डिक्लेयर रेट जो बोला जाता है ना 10% पर एनम, वो डिक्लेयर रेट होता है। इफेक्टिव रेट होता है जब हम अगर किसी एक साल में अपनी पेमेंट साल ना करके सेमी एनुअली क्वार्टरली जब पे करते हैं या मंथली, तो वो इफेक्टिव रेट में चेंज हो जाता है। सो यहाँ पे हमें डिक्लेयर रेट निकालना है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है हमारे पास आर ई, राइट, 1 प्लस आर अपॉन में 100 इंटू के होल की पावर के माइनस में 1। इस बार हमें क्या दे रखा है, इफेक्टिव रेट दे रखा है 10.25, तो 10.25 और बस ये याद रखना यहाँ परसेंट है, इसका मतलब अपॉन में 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन में 100 इंटू 2 होल की पावर 2 माइनस 1। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0.1025, ठीक है। अब इस 1 को यहाँ ले आओ, इस 1 को जब यहाँ लेकर आओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन में 200 होल की पावर 2 इज इक्वल टू 1.1025। अब जब स्क्वायर को इधर लेकर जाओगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो 1 प्लस आर अपॉन में 200 की पावर इज पावर तो उधर ही भेज रहे हैं, तो ये गया स्क्वायर रूट ऑफ 1.1025। और अगर भी ध्यान दो ना तो हमने अभी अभी जस्ट क्वेश्चन किया था, 105 का होल स्क्वायर कितना आया था, 11025 ये आया था। और देखो क्या 11025 है, तो ये जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1.05, क्योंकि देखो 1105 का 11025 का 105, और ये 4 बार ज़ीरो है, तो जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 100 बाहर आएगा, तो 100 का डेसिमल कहाँ लग गया, यहाँ लग गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब इस 1 को, इस वाले जो 1 को इधर भेजेंगे, तो मैं इसे पहले लिख लेती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। 1 अपॉन आर अपॉन में 200 इज इक्वल टू 1.05। अब इस 1 को इधर लेकर आओगे तो क्या आ जाएगा, आर अपॉन में 200 इज इक्वल टू 1 माइनस हो जाएगा तो 0.05। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.05 इंटू में 100, नहीं 200 सॉल्व करो तो ये इसका पॉइंट आके नीचे क्या हो जाएगा, 00, इस 0 से 2 0 कैंसिल, और 5 2 जो कितना आ गया, 10 आ गया। इट मीन्स आर परसेंटेज इज इक्वल टू 10%। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। लेट्स सी किस पे बेस्ड है। What is the present value of sequence of payment of 4500 made at the end of every 6 months कंटिन्यू। देखो जहाँ भी वर्ड आ जाए कंटिन्यूइंग, फॉर एवर, इसका मतलब वो किसका क्वेश्चन है, परपेचुटी का क्वेश्चन है। तो परपेचुटी का यहाँ पे कब हो रहा है, एट द एंड हो रहा है, एट द एंड हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला लगने वाला है P इज इक्वल्स टू आर अपॉन में आई, क्लियर। अब यहाँ पे क्या बोला है, अब वैसे तो डायरेक्ट बोल रखा है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना, तो इसका मतलब हमें P निकालना है। मीन जो 4500 मेड एट द एंड, तो ये क्या गिवन है आपको, आर गिवन है। आई क्या दे रखा है, 8%
कन्वर्टेड हाफ ईयरली। तो देखो सबसे पहले यहाँ ना आई अच्छे से निकालो। आई हो जाएगा 8/100, और क्योंकि हाफ ईयरली हो रहा है तो इंटू में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आ गया 4/100। 4/100 को क्या लिख सकते हैं 1/25 लिख सकते हैं। और मैंने अभी आपको समझाया था कि हमेशा परपेचुटी और फ्लैट रेट में आई को फ्रैक्शन में लिखना। अब यहाँ बस पुट कर दो, तो ये हो गया 4500, ठीक है, अपॉन में आई कितना है 1/25। तो ये जो 25 है कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया 4500 इंटू में 25। तो ये 00, 25 5 ज़ा 125 का 5 एंड 12, 25 4 ज़ा 100। तो ये आ जाएगा 112। ये तो रफ वर्क है, ठीक है। सो देख लेते कौन कौन सा आंसर है। 1125000। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क। बस मुझे ये जब मैंने देखा तो यहाँ ना क्वार्टरली दे रखा है, क्वार्टरली दे रखा है, तो अगर क्वार्टरली का क्वेश्चन आया तो मेरे हिसाब से आप लोगों को हिंट देना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 4 निकालना, वो भी डेसिमल में, क्योंकि 1.025 ऐसे नंबर्स आते हैं, उनके पावर 4 करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आया है क्वेश्चन तो हिंट तो ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 6 फिर भी आप ट्राई कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अभी चेक करते हैं 8th क्वेश्चन किस पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 8, ये तो एन्युटी का क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज फ्रॉम एन्युटी क्लास 11। तो ये रहने देते हैं क्योंकि एन्युटी आपके सिलेबस में नहीं है। फिर भी एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना कि आप लोगों से सॉल्व हो पाता है या नहीं हो पाता। Now question number 9, the present value of perpetuity is this, नहीं, the present value perpetuity 5000। यहाँ देखो क्लियरली गिवन होता है कि 5000 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में क्या होता है, पे हो रहा है। सो इफ मनी इज 5% कंपाउंडेड एनुअली, तो हमें क्या निकालना है, पी निकालना है। एट द एंड हो रहा है तो पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर अपॉन में आई हो गया। अब यहाँ पे ईयरली पेमेंट हो रहा है, तो जब मैं आई निकालने जाऊंगी तो ये क्या होगा फॉर्मूला 500, सॉरी नहीं, क्या कर रही हूँ मैं, सॉरी। आई होगा हमारा 5%, 5/100 इंटू के बताया था, क्योंकि देखो यहाँ पे एट द एंड ऑफ ईयर हो रहा है तो के की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर के की वैल्यू 1 है तो ये हमारे पास कितना आ गया, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1/20, 1/20 आ गया। बस यहाँ पे पुट कर दो, आर कितना हो रहा है 5000 अपॉन में 1/20, ये 20 ऊपर चला जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 5 2 10 हो जाएगा, और बाकी 4 0, 1 2 3 4, यस 1 लाख। हाँ, तो कौन सा आंसर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। मनीष टेक्स अ लोन ऑफ 3 लाख, हमेशा ना अपने हिसाब से लगा दिया करो, 3 लाख एट एन इंटरेस्ट 10% कंपाउंडेड एनुअली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। तो हमें निकालना है ईएमआई। कितने साल के लिए लिया उसने, 3 साल के लिए लिया है। और ईएमआई, तो यहाँ पे पी निकालना, क्योंकि सबसे पहले ईएमआई का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ईएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू पी अपॉन एन, ब्रैकेट में 1 + NI, यही होता है। यहाँ पे अगर किसी बच्चे को आई निकालना नहीं आता तो गलत हो जाएगा, अगर किसी को एन नहीं निकालना आता है तो भी गलत हो जाएगा। सो फ्लैट रेट में ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है एन और आई को अच्छे से निकालना। अब देखो आपको पता है कि ईएमआई हर महीने पे होती है, हर महीने पे होती है। एक साल में 12 बार पेमेंट हो रहा है, तो 3 साल में कितना पेमेंट हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा 3 × 12 विच इज इक्वल टू 36। सिमिलरली आई जब निकालेंगे तो 10% देकर 10/100, और क्योंकि हर मंथ पे होता है इसलिए आ जाएगा 1/12, और ये आ गया आपके पास 1/120। और मैंने आपको समझाया था कि फ्लैट रेट में और परपेचुटी में आई को हमेशा फ्रैक्शन में रखना। नाउ पुट ऑल द वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे इसने कोई भी डाउन पेमेंट वगैरह नहीं किया तो पीस का डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 3 लाख, 1 2 3 4 5 अपॉन में एन कितना हो गया 36। यहाँ ब्रैकेट में कितना हो गया 1 + एन, एन कितना था 36, इंटू में आई कितना था 1/120। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 12 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ गया 3। और यहाँ पे अगर इफ़ यू वांट टू कट तो ये आ जाएगा 1 1 2 3 4 5, और यहाँ आ जाएगा 12, आ गया 12। अब देखो क्या क्या ध्यान से देखते हैं कि चीज़, यहाँ तो 1 लाख, 1 2 3 4 5 अपॉन में यहाँ आ गया 12 इंटू, देखो यहाँ बचा 1 + 3/10। अब इसको अगर एलसीएम लोगे तो डायरेक्टली लिख देती हूँ, हो जाएगा 10 + 3 13 अपॉन में 10, राइट। तो यहाँ से क्या हुआ, ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 13, और क्योंकि 4 0, 1 2 3 4 अपॉन में 12।
अब इसको डिवाइड करना शुरू कर दो। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पे ना आप बस ये देखो जो ऑप्शंस गिवन है, इसमें आपको ना पूरा डिवाइड करके नहीं दिखाना, आपकी एकदम कैलकुलेशन चेक नहीं हो रही। बस ऐसे नंबर तक, जैसे मान लो मेरा डिवाइड किया 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो मैं एक बार और कंटिन्यू करूँगी। अगर मेरा 8 आ गया तो आई विल स्टॉप। क्यों? क्योंकि बस इसके बाद ये सब चेक करने का, पूरा सॉल्व करने का फ़ायदा नहीं है। तो जब मैं इफ़ आई डिवाइड 1 3 1 2 3 4 बाई 12, तो 12 1 ज़ा 12, ठीक है, ये आ गया 1 एंड 0। नहीं हो रहा डिवाइड तो एक बार और 0 लगा के इस 0 को नीचे किया, फिर ये आ गया 8 ज़ा 96। अभी आ गया ना 108। मैं आगे मूव करूँगी ही नहीं, मैं पूरी डिवीजन नहीं करने आई हूँ, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि वहाँ पे आपकी पूरी कैलकुलेशन थोड़ी कोई देख रहा है, यू जस्ट नीड अ आंसर, बस मिल गया, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम sinking fund. क्या given a company intends to create a sinking fund to replace 20th year costing एट द एंड, अच्छा एट द एंड ऑफ 20th ईयर 5 लाख की। हाँ, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिटेन्ड आउट ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर इफ इंटरेस्ट इज 5%। दिस सारी चीज़ें गिवन है। तो हमें कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिटेन, अच्छा हर साल मैं कितना अमाउंट पे करूँ। आर क्या होता है? आर एक इक्वल अमाउंट होता है ना, जो हर महीने या हर एट द एंड ऑफ आप क्या करते हो, पे करते हो। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे आर निकालना है। और ए कितना देर का, कितना चाहिए हमें 20 साल बाद? हमें 20 साल बाद चाहिए 5 लाख रुपए। उसके बाद हमें आई निकालना है। वैसे तो आप इतने स्मार्ट हो गए होंगे अभी एफ एम कर करके कि यहाँ पे आई निकालने में यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम। बिकॉज ये जो होता है ना, ये 0 5 जो गिवन होता है, ये आई होता है, 1 को छोड़ के। 1 को छोड़ के 0 5 क्या होता है, आई होता है। नहीं आता था अभी तक तो लर्न कर लो कि 1 को छोड़ के ये जो पॉइंट के बाद जो नंबर गिवन होता है ना, पूरा आई होता है। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं। आई का फॉर्मूला क्या होता है, आर अपॉन में 100 इंटू में के, कि कितने साल पे हो रहा है। तो आर है हमारे पास 5%, और क्योंकि हर साल पे हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे के क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये आ गया आपके पास 0.05। क्या देखो यही चीज़ आ रही है। तो यहाँ पे पेपर में, एग्जाम में, यू विल नॉट वेस्ट योर टाइम इन फाइंडिंग आई। सो अब डायरेक्ट निकालते हैं। तो ए का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, आर 1 + i⁻1 में आई, ये होता है फॉर्मूला। अब मुझे आर निकालना है तो डायरेक्टली सभी वैल्यू को इधर भेज देती हूँ। तो मैं वैल्यू पुट कर दे, ए हो गया 5 लाख, ठीक है, 50,000 हुआ, इंटू में आई। आई जब जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0.05 अपॉन में, नीचे क्या हो जाएगा। अब एग्ज़ाम है, 1 मार्कर है, टाइम वेस्ट नहीं करना। ये जब आई की वैल्यू हो जाएगी 0.05, 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 1.05। अच्छा एन, एन होता है नंबर ऑफ पेमेंट्स, कितनी बार पेमेंट किए। इन्होंने बोला है 20th ईयर, मतलब 20th टाइम पे चाहिए, एट द एंड ऑफ 20th। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20th तो इन यहाँ पे डायरेक्टली 20 आ गया। क्लियर? अगर जैसे ये बोलता है ना कि 5 साल बाद चाहिए, राइट, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हर 20th ईयर में चाहिए, हर साल पेमेंट हो रही है, तो कितनी बार पेमेंट हुई है, 20 बार पेमेंट हुई है। तो एन कितना आ गया, 20 आ गया। सो ये हो गया 1.05 के पार्ट 20, तो डायरेक्ट लिख लो 2.6532, तो ये आ गया 2.6532, और ये रहा आपका -1। अब इसे सॉल्व करना है, इक्वल टू आर। यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 0 है ना, तो इस पॉइंट को उड़ा दो, ठीक है, और यहाँ से 2 0 गायब कर दो। अगर यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर होता तो पॉइंट उड़ा देती और 3 0 गायब कर देती। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा, आर विल बी इक्वल टू 5×5 = 25, 1 2 3, हाँ, अपॉन में 2 पॉइंट इसमें माइनस करो तो ये आ जाएगा 1.6532। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेसिमल हटाओ, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 25,000 इंटू में कितने 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और नीचे वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 16532। अब इसको डिवाइड करना। अब अगेन पूरा डिवाइड नहीं करना, हमें कहाँ तक, जहाँ से यहाँ देखो स्टार्टिंग में 1 5 1 5 1 5 तो आ ही रहा है। अब 1 5 के बाद जो पहला नंबर आएगा और अगर आपको मैच कर रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना। मैं अपना आंसर बता देती हूँ, जो मेरा आया था, यह आया था 15122.18, मतलब ए ऑप्शन आया। आप चेक करके देखना, पूरा नहीं करना, दोबारा समझा रही हूँ। 1 5, उसके बाद बस ये वाला चेक कर लेना क्या रहा है, 1 आएगा आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। अ मशीन कॉस्टिंग 1,50,000 हैज अ स्क्रैप वैल्यू 22,500, इफ एनुअल डिप्रिसिएशन इज 8,500, देन द यूजफुल लाइफ। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें डायरेक्ट क्या करना है, डी गिवन है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट अपॉन में स्क्रैप वैल्यू अपॉन में टोटल नंबर ऑफ
ईयर्स, ठीक है। एनुअल डिप्रिसिएशन कितना दे रखा है इन्होंने, 8500। और सी कितना दे रखा है, टोटल कॉस्ट दे रखा है इन्होंने 1,50,000। अपने कॉमा ज़रूर लगाना। स्क्रैप वैल्यूज़ 22,500 अपॉन में ये हमें क्या करना है, एन फाइंड करना है। तो अगर एन फाइंड करना है तो एन को उधर भेज दो, यहाँ इधर 8500 नीचे आ जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये हो जाएगा 0,0500, ठीक है। यहाँ पे बच जाएगा आपके पास ये, फिर यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया तो 7, और फिर उसके बाद यहाँ 4 में से 2 गया 2, और यह गया 1 अपॉन में 8500, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल। अब इसे देख लेते, किसे 5 से कट कर लेते, 5 वन ज़ा एंड देन 3 5 7 ज़ा, और इसको कट करते हैं तो 5 वन ज़ा 5, और नहीं 5 टू जा जाएगा, 5 टू जा 10, यहाँ 2 7 5 5 ज़ीरो 25, फिर 2 5 5 5 ज़ीरो 25। अब 17 से डायरेक्टली कैंसिल हो जाना चाहिए। 17 वन ज़ा 17, कितना बचा हमारे पास, 8 बचेगा, 8 17 5 ज़ा 85। तो डायरेक्टली क्या आंसर आ गया, 15 ईयर्स। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। इसमें अगेन प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, और 600 इज पेमेंट एट द ईच क्वार्टर इफ मनी इज वर्थ 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो बस मैं यहाँ पे आई निकालना बता देती हूँ। आई हो जाएगा 8 अपॉन में 100, क्वार्टरली पेमेंट हो रही है इसलिए 4, 4 से यहाँ आ जाएगा 2, और 2 से कैंसिल होके क्या आ जाएगा 50। तो ये आ गया आपके पास 1/50। अब इसके बाद क्योंकि एट द एंड हो रहा है तो डायरेक्टली पी इक्वल्स टू आर बाय आई का फॉर्मूला लगाओगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो पी की वैल्यू डायरेक्टली क्या करोगे, पुट करो। ये बाकी आप खुद ट्राई करोगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू एवरीवन।